हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे टॉप 25 पीवाईक्यूज को यूनिट 5 से, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, which international agreement gave for the first time legally binding targets on reducing greenhouse gas emissions to the countries। तो पहली बार किस इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के द्वारा लीगली बाइंडिंग टारगेट्स को सेट किया गया था ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस के लिए? आपके ऑप्शन है कोपेगन 2009, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, डरबन कॉन्फ्रेंस 2011, रियो डी जेनेरो 1992। यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज के लिए सेट किए गए थे लीगली बाइंडिंग टारगेट्स को लिए ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस को कम करने के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया जाता है 1997 में, लेकिन ये फोर्स में आता है 2005 में। इसके द्वारा सेट किए गए थे लीगली बाइंडिंग टारगेट 37 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज और यूरोपियन कम्युनिटी के लिए, ताकि ये रिड्यूस करे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को 5% बिलो द 1990 के लेवल से, 1990 के लेवल से 5% कम करना था 2008 से 2012 के पीरियड्स के बीच। अदर जो कॉन्फ्रेंस या अकॉर्ड थे, जैसे कि कोपेगन अकॉर्ड, डरबन कॉन्फ्रेंस, ये रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस, ये सभी के द्वारा किसी में भी लीगली बाइंडिंग टारगेट्स को सेट नहीं किया गया था ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस के लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और सेकंड लिस्ट में कुछ थिंकर्स के नाम दिए हैं। आपको करेक्टली मैच कराना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट दिया गया था बैरी बुजांस के द्वारा, यानी कि थर्ड नंबर हो जाएगा। कॉमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आता है पाल्म रिपोर्ट 1982 के द्वारा। सिक्योरिटी कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट आता है कार्ल ड्यूच के द्वारा और सिक्योरिटी रिजीम का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट जर्विस के द्वारा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 1, डी का सेकंड। तो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बैरी बुजान, कॉमन सिक्योरिटी पाल्म रिपोर्ट, सिक्योरिटी कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट कार्ल ड्यूच और सिक्योरिटी रिजीम रॉबर्ट जर्विस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द सार्क? यानी सार्क के बारे में कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है, वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान एंड रसिया आर ऑब्जर्वर, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड है प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव डिफेंस एमंग द मेंबर स्टेट, तो सार्क का जो एम है वो कलेक्टिव डिफेंस के लिए, यानी कि एक सिक्योरिटी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक, सोशल और जो कल्चरल प्रोग्राम्स है उसको उनमें जो कल्चरल टाइज है उसके लिए है, ना कि कलेक्टिव डिफेंस के लिए। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। इंडियंस बिकम सिक्योरिटी जनरल ऑफ सार्क ट्वाइस, तो दो बार इंडियंस जो है तो सिक्योरिटी जनरल बने हैं सार्क के, ये बात सही है। और सेकंड जो सबमिट होता है सार्क का वो इंडिया में होता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर केवल सी और डी आपके स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, रसिया ये ऑब्जर्वर नहीं है। सार्क का एम जो है वो प्रमोट करना, स्ट्रेंथन करना कलेक्टिव इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट एमंग द मेंबर स्टेट, ना कि कलेक्टिव डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चैप्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डील विद द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट? तो यूनाइटेड नेशंस का कौन सा चैप्टर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट से एसोसिएट करता है या डील करता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो होता है, यानी चैप्टर 6 जो है तो डील करता है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट से। अदर जो चैप्टर है, यानी चैप्टर फर्स्ट पर्पज एंड प्रिंसिपल्स है यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के। चैप्टर सेकंड में यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप किस तरह से मिलेगी उसके बारे में दिया गया है और चैप्टर थर्ड में यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकमिंग एक्नॉलेज न्यूक्लियर पावर? यहां पर कुछ स्टेट्स के बारे में दिया गया है, कंट्रीज के बारे में दिया है, आपको बताना है वो किस ऑर्डर में न्यूक्लियर पावर को गेन किए हैं, यानी न्यूक्लियर स्टेट्स बने हैं। तो सबसे पहले अमेरिका के पास आता है, फिर सोवियत यूनियन के पास आता है, फिर ब्रिटेन के पास आता है, फिर फ्रांस और फिर
चाइना के पास। यहाँ पर डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है जी, चौथा नंबर ऑप्शन। तो करेक्ट जो सिक्वेंशियल ऑर्डर हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस 1945 में आता है, उसके पास न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा मिलता है। सोवियत यूनियन 1949 में, यूनाइटेड किंगडम 1952 में न्यूक्लियर स्टेट बनता है, फ्रांस 1960 और चाइना 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट रिगार्डिंग द राइट टू डेवलपमेंट। यहाँ पर कौन से दो स्टेटमेंट राइट टू डेवलपमेंट के बारे में करेक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। पहला है, द डिक्लेरेशंस ऑन राइट टू डेवलपमेंट वाज अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली इन 1986। तो 1986 में राइट टू डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली के द्वारा, ये बात सही है। दिस इज इनएलिएबल ह्यूमन राइट। इनएलिएबल ह्यूमन राइट्स है, इसको किसी के द्वारा लिया नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता या खत्म नहीं किया जा सकता। इट फाउंड नो प्लेस इन 1993 वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शंस। तो 1993 के वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शंस में इसको रीअफर्म किया गया था, राइट टू डेवलपमेंट को स्वीकार किया गया था, ना कि नो प्लेस जो यहाँ पर लिखा है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ इस तरह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। इन 1990 the commissions on human rights established a working groups to monitor its progress। तो 1990 में नहीं, 1998 में जो है तो वर्किंग ग्रुप की इस्टेब्लिश किया गया था इसके प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। राइट टू डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली के द्वारा 1986 में, और ये एक इनएलिएबल राइट है। वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शंस में राइट टू डेवलपमेंट को रीअफर्म किया गया था, और 1998 में कमीशन ऑन ह्यूमन राइट इस्टेब्लिश करता है एक वर्किंग ग्रुप को मॉनिटर करने के लिए, राइट टू डेवलपमेंट के प्रोग्रेस को करने के लिए। जो वर्किंग ग्रुप है इसमें 15 एक्सपर्ट होंगे डिफरेंट कंट्रीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं और जो सेकंड लिस्ट है उसमें नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स हैं वो आपको बताना है। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन जो स्टेट्स है इसमें टोटल 15 मेंबर हैं। साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी जो है इसमें टोटल 16 मेंबर हैं। फिर इकोनॉमिक कम्युनिटी सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स इसमें 12 मेंबर्स हैं, और ईस्टर्न कम्युनिटी अफ्रीकन कम्युनिटी जो है इसमें 6 मेंबर आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1, यानी कि सेकंड नंबर जो यहाँ पर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं, आपको किस ईयर में वो फॉर्म हुए हैं उसके आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर G7 जो है वो 1975 में फॉर्म होता है, G20 1990 में फॉर्म होता है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक 2014 में डेवलप होता है, और इप्सा जो है इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का जो अलायंस है वो बनता है 2003 में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट क्रोनोलॉजी होगा सबसे पहले 3rd आएगा, फिर 4th आएगा, 3rd 4th, फिर 2nd आएगा, और फिर उसके बाद लास्ट में 1st आएगा, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। G7 की स्थापना 1975 में की जाती है। इसमें 7 इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज रहती हैं जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये सब आते हैं। G20 की स्थापना 1999 में की जाती है। इसमें 20 मेजर इकोनॉमिक होती हैं G7 के सभी कंट्रीज, और 13 अदर जो कंट्रीज होती हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। इप्सा इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का एक डायलॉग फोरम है जो इस्टेब्लिश होता है 2003 में, और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जो इस्टेब्लिश होता है 2014 में इस्टेब्लिश होता है। ब्रिक्स में 5 कंट्रीज थी, अभी इसमें एक्सटेंशन हुआ है और भी कंट्रीज आई हैं, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो कंट्रीज हैं ये ब्रिक्स में शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 रिगार्डिंग द टेररिज्म। यहाँ पर टेररिज्म के बारे में कुछ कन्वेंशंस दिए हैं, आपको उनको लिस्ट 2 से मैच कराना है, जिसमें उसमें वो कन्वेंशंस किस ईयर्स में हुए हैं उसके आधार पर। पहला है
कन्वेंशन ऑन ऑफेंस इन सर्टेन अदर एक्ट्स कमिटेड ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट जो हुआ था ये टोक्यो में हुआ था 1963 में। कन्वेंशन ऑन सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन जो होता है वो 1971 में होता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग ये आपका होता है 1997 में। और इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म ये 1999 में होता है। तो ये आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड कन्वेंशन ऑन ऑफेंस इन सर्टेन अदर्स एक्ट कमिटेड ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट इसको अडॉप्ट किया जाता है 1963 में। फिर कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन जो होता है 1971 में अडॉप्ट किया जाता है। कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग जो होता है 1997 में होता है। और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म जो होता है वो 1999 में अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम वाज नॉट मेंशन बाय रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट के द्वारा कौन से फ्रीडम को मेंशन नहीं किया गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ वर्शिप की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ फियर की बात करते हैं, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं करते। तो यहाँ पर चौथा नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो कौन से चार फ्रीडम की बात करते हैं 1941 में ये बात करते हैं। ये थे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम वांट और फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये चार फ्रीडम थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है when did international labor organizations become a specialized agency of united nation organizations। तो यूएनओ की स्पेशलाइज एजेंसी आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस कब बनती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना 1919 में की जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन ये यूएनओ की स्पेशलाइज एजेंसी बनती है 1946 में। तो 1946 में ये स्पेशलाइज एजेंसी बनती है। वर्तमान में अगर बात करें तो 187 मेंबर हैं आईएलओ के। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर करेक्ट। तो यहाँ पर डब्ल्यूटीओ के बारे में कौन से दो स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला है इट इज ए ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद ग्लोबल ट्रेड रूल्स बिटवीन द नेशंस। केवल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो ग्लोबल ट्रेड से डील करता है ये बात सही है। इट वाज इस्टेब्लिश इन 1996। तो 1996 में नहीं बल्कि 1995 में 1 जनवरी 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था। इट्स हेडक्वार्टर इन जिनेवा तो जिनेवा में है। इट्स एम्प्लॉयज सम 650 मेंबर्स, 650 नहीं बल्कि 640 स्टाफ मेंबर्स इसमें हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ए और सी ऑप्शन यानी सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग ऑफ द यूएन सिस्टम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर यूएन सिस्टम्स के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसी हैं, तो आपको उनको करेक्टली मैच कराना है किस ऑर्डर में वो बने हुए हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसकी स्थापना 1944 में होती है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी मीगा की स्थापना 1988 में होती है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1956 में बनता है। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है ये 1960 में बनता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सबसे पहले आपका आएगा फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ और सेकंड, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस मींस। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो थीसिस है उसका क्या मतलब है। उसका मतलब है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे ये आइडियोलॉजिकल ये इकोनॉमिक नहीं है बल्कि ये कल्चरल इन कैरेक्टर होंगे। यहाँ पर फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का जो थ्योरी है या कॉन्सेप्ट है इसको प्रपोज किया जाता है सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा 1993 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वाज री इलेक्टेड ऑन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन बॉडीज इन 2017। तो इंडिया को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में किस वर्ष री इलेक्ट किया गया था, मतलब 2017 में किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए री इलेक्ट किया गया था, किस यूएन बॉडी के लिए? तो ये यूनेस्को के लिए इंडिया री इलेक्ट हुआ था 2017 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2017। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फ्लाइंग बीच गॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन। तो टर्म जो फ्लाइंग बीज है ये किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है या एसोसिएट करता है? आसियान, सार्क, एससीओ मतलब संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से, या ब्रिक्स? तो फ्लाइंग बीज जो टर्म है ये आसियान से जुड़ा हुआ टर्म है। जो टर्म फ्लाइंग बीज है ये जुड़ा हुआ है आसियान से, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इस टर्म को कॉइन किया गया था मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महथीर मोहम्मद के द्वारा 1990s में। आसियान की स्थापना होती है 1967 में। इसमें 10 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन्ड बाय द टर्म जस इन बेलो। जस इन बेलो जो टर्म है इसका क्या मतलब होता है? तो जस इन बेलो यानी कि जस्ट कंडक्ट ऑफ वार, यानी थर्ड नंबर जो यहाँ पर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। जस्ट इन बेलो का मतलब होता है द जस्ट कंडक्ट ऑफ वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वार बिगन, हु सेड दिस। ये स्टेटमेंट किससे जुड़ा हुआ है? व्हेन डिप्लोमेसी एंड वार बिगन, ये एडॉल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। ठीक, तो ये एडॉल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया व्हेन डिप्लोमेसी एंड वार बिगन्स। ये हिटलर जो है तो लीडर थे नाजी जर्मनी के 1933 से लेकर 1944 तक, और इन्हें रिस्पॉन्सिबल माना जाता है सेकंड वर्ल्ड वार के लिए। अदर जो फेमस स्टेटमेंट है, कोटेशन है, जैसे हेनरी किसंजर के द्वारा दिया गया है, डिप्लोमेसी इज एन आर्ट ऑफ सेइंग नाइस थिंग्स बट वाइल डूइंग नेस्टी थिंग्स। तो इसी प्रकार कुछ और भी स्टेटमेंट है, आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द लार्जेस्ट G20 इन्वेस्टर कंट्री इन इंडिया। तो लार्जेस्ट G20 इन्वेस्टर कंट्री इंडिया में कौन सा है G20 कंट्रीज में से? तो ये यूके है। सेकंड नंबर आप थर्ड नंबर जो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्टली मैच कर बताना है कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। इंडियाज लिंक वेस्ट पॉलिसी इज अटेम्प्ट टू रिकनेक्ट द वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए नहीं है, बल्कि जो नेबरिंग वेस्ट एशियन नेशंस कंट्री है उनके साथ कनेक्ट करने का पॉलिसी है लिंक वेस्ट पॉलिसी, ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड से। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। प्रोजेक्ट मौसम इज एन इंडियन इनिशिएटिव फॉर ए मैरीटाइम कोऑपरेशंस इन इंडियन ओशियंस। तो ये बात करेक्ट है आपका। फर्स्ट सेकंड नंबर आप बी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ऑपरेशन राहत वाज कंडक्टेड बाय इंडिया टू फ्रॉम लीबिया। तो इंडिया के द्वारा लीबिया से नहीं बल्कि यमन से इंडियन सिटीजन्स को बाहर निकालने के लिए किया गया था, यमनी जो क्राइसिस हुआ था उसके दौरान। तो यहाँ पर सी नंबर स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। इंडिया हैज बिकम द मेंबर ऑफ एससीओ। इंडिया जो तो एससीओ का मेंबर है, ये बात सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? बी और डी स्टेटमेंट, यानी कि फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, लिंक वेस्ट पॉलिसी वेस्टर्न जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली जो पर्सियन गल्फ कंट्रीज हैं, उसके लिए प्रपोज किया गया था 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर। इनमें से आपको कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। तो आईएसआईएस, बोको हराम और हेजबुल्ला, ये तीनों वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर माने जाते हैं, जबकि जो पीएलओ है ना, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉन वायलेंट माना जाता है। ठीक, ये नॉन वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। पीएलओ का गोल है इटेब्लिश करना एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलम को मिलाकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मुलेट हर्ष मरगथाउ सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म फ्रॉम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से हंस मरगथाउ के सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म को किसके द्वारा रिफॉर्मुलेट किया गया था? तो ये जे.एन. टिकनर के द्वारा किया गया था। सेकंड नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अपनी बुक्स जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो 2001 में पब्लिश होती है, उसमें उन्होंने रिफॉर्मुलेट किया था हंस मरगथाउ के सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रिलीजन को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वीपन्स। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस जो है वो किस तरह के वीपन्स से रिलेट करता है? तो ये न्यूक्लियर जो वॉरफेयर है, न्यूक्लियर जो वीपन्स है उससे रिलेट है। तो आपका करेक्ट आंसर थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसका है। द कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड द मार्केट हैड ड्रॉन फिनिशिंग लाइन इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी और मार्केट्स को फिनिशिंग लाइन कौन बताता है इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट? तो ये फ्रांसिस फुकुआमा के द्वारा कहा जाता है। अपनी जो बुक है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन 1992 में इनके द्वारा ये बुक पब्लिश होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has argued for that from an objective reality international politics is world of our making। तो वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस स्कूल ऑफ थॉट से दिया जाता है, द्वारा दिया जाता है? रियलिस्ट, फेमिनिस्ट, आइडियलिस्ट या कंस्ट्रक्टिविस्ट? तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट के द्वारा दिया जाता है। वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग निकोलस एनस की पुस्तक भी है। तो ये कंस्ट्रक्टिव जो है तो आर्गू करते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग है, यानी कि ये हमारे आइडियल्स और बिलीफ्स के द्वारा इसको सेव किया जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, इंटरनेशनल रिलेशंस थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो लगातार आपको मिल सकें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। डेली एमसीक्यूज होते हैं जिसका बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।